हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस। जो आपका एग्जाम हुआ है पहली शिफ्ट का जेईई मेंस का, उसमें फिजिक्स में से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। और मुझे देख के पेपर को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अभी मेरे पास पूरा पेपर आ चुका है, सॉल्यूशन भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा डाउटनेट की तरफ से। तो क्रैश कोर्स जो हमने पढ़ा था वहां से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब ये समझो कि 90% कॉन्सेप्ट अपन कवर कर चुके थे, वैसे क्वेश्चन यहां पे आए हैं। तो मैं बताऊंगा भी कि क्या चीज मैंने क्लास में कवर की थी जो यहां पे डायरेक्ट आपको देखने को मिली और क्या इंपॉर्टेंस थी उस क्रैश कोर्स की। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर वाइज इसको डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं कहां से क्वेश्चन आया है इस शिफ्ट में। देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो यहां से नहीं आया वो आगे भी नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। डिफिकल्टी लेवल जो यहां पे है आगे भी वो रहे, वो भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये सिर्फ आगे जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि भाई इस तरह का पेपर एनटीए चूज कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती है अपने पैटर्न से, कुछ हाँ सिमिलरली इसी तरह का आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हो गए थे, कितने हो गए थे 25। अब 25 क्वेश्चन में से हमारे पास तो ऑलमोस्ट 33-34 चैप्टर थे अगर मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर लूं तो ऐसा तो है नहीं हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, कुछ चीजें मिक्स हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो ये था, वर्क पावर एनर्जी। बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करने को मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिला है। तो अब बात करते हैं, देखो भाई कहां से कितने क्वेश्चन आए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पहले पिछले साल तक आता था क्योंकि 30 होते थे तो चॉइस होती थी भाई एक क्वेश्चन दे दे। इस बार नहीं आया, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आएगा। एक बात और बता दूं, डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा बाद में, पहले समझ लेते हैं कहां से क्या क्वेश्चन आया। क्वेश्चन के साथ में ही समझेंगे कौन सा डिफिकल्ट था कौन सा कैसा था। काइनेमैटिक्स से देखो एक क्वेश्चन आया है जहां पे डायरेक्टली यूज किया गया है वर्क डन और एनर्जी को। ये समझो आप, एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके काइनेमैटिक्स का एक सवाल आया था, मतलब प्रॉपर्ली उसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन यूज हो रही थी, ये समझ लो पैराबोलिक मोशन हो रही थी, वहां पे हम वर्क पावर एनर्जी को यूज करना पड़ रहा था, एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ रहा था। तो एक क्वेश्चन यहां से 4 नंबर ले गया अपना काइनेमैटिक्स। एनएलएम फ्रिक्शन बिल्कुल बेसिक चीज होती है, बिल्कुल बेसिक चीज होती है। फ्रिक्शन का एक सवाल यूज जरूर हुआ था एक सवाल में, लेकिन पर्टिकुलर फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि ब्लॉक प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जाते हैं जो कि आगे आ सकते हैं, है ना, उस टाइप का प्रॉब्लम इस बार नहीं पूछा गया, तो ये भी अपना खाली रहा। वर्क पावर एनर्जी, ये पावर प्लेयर था आपका, जहां पावर आ भी रहा है और ये पावर प्लेयर रहा आपके पहले शिफ्ट का जो फिजिक्स का पेपर रहा उसमें, जिसको इस थ्योरम का एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का अच्छे से यूज करना आता होगा ना, मैं सही बता रहा हूं, उसका तो पेपर अच्छा हुआ ही होगा। क्रैश कोर्स पढ़ा होगा तो डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा, ये तो मुझे पता है। अपने बच्चे भी कमेंट करते हुए दिखाई देंगे, हाँ सर अपना पेपर अच्छा हुआ है। जिन्होंने पढ़ के मेहनत की है वो लोगों का सही में अच्छा हो गया होगा फिजिक्स का पेपर, इतना मुझे लगता है। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसा हुआ आपका फिजिक्स का पेपर, है ना, किस लेवल तक आप सेटिस्फाइड थे क्रैश कोर्स में जो हमने बातें डिस्कस की थी उनसे। सेंटर ऑफ मास यहां से आया था वर्क एनर्जी पावर से एक क्वेश्चन, तो 4 नंबर तो ये डायरेक्ट ले गया, ठीक है, 4 नंबर तो डायरेक्ट ले गया। बाकी 3-4 क्वेश्चन में इसका यूज भी हुआ, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास में आप याद करो, मैं एक लेक्चर ले रहा था जहां पे सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे। मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 पॉइंट पे यहां पे रखे हुए थे, पॉइंट मास रखे हुए थे, इसका सेंटर ऑफ मास हमें कुछ ऐसा करके निकालना था। इस बार जो क्वेश्चन आया है वो डायरेक्ट आया है राइट एंगल ट्राइंगल का। मतलब हुआ क्या कि स्ट्रक्चर कोर्स से चेंज क्या हुआ, बस ट्राइंगल की शेप हमने इक्विलेटरल मान के सॉल्व किया था, यहां पे क्या आ गया था, एक सीधा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो 4 नंबर हमारे यहां से मैं मान रहा हूं कि बच्चे सही करके आए होंगे, पक्के हो गए। तो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आया था एक। अब भाई रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जो कि मैं ऑलरेडी बोल रहा था, देखो पहले चीजें बता चुका हूं, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे हर शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और सही बात थी, बिल्कुल 2 क्वेश्चन हमें देखने को भी मिले। अब उन 2 क्वेश्चन में क्या था देखो मैं बता देता हूं और डिफिकल्टी की भी बात कर लेता हूं। देखो यहां से क्वेश्चन आया था बिल्कुल इजी, यहां से क्वेश्चन आया था बिल्कुल इजी, मतलब कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में ही एनर्जी का ही कंजर्वेशन करना था। प्रैक्टिकली में बात करूं तो यहां पे भी आपका पावर का क्वेश्चन आ गया था, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टाइप क्वेश्चन था। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आए थे वो अच्छे थे, मतलब मैं बोलूंगा कि मॉडरेट थे। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये इजी टाइप क्वेश्चन था और ये भी इजी टाइप क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला लगाना आता है तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन कर सकते थे। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे, 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था रेडियस ऑफ जायरेशन का, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ROG, रेडियस ऑफ जायरेशन का क्वेश्चन, के
होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, सवाल करवा चुका हूं, टॉपिक बता चुका था, डिस्कस कर चुका था। अब आई होप आपने सही कर दिया होगा। उसके अलावा जो दूसरा सवाल आया था वो अपना ये मानो कि रोटेशन पे ही आया था, मतलब कि एक पुली थी ऐसे, है ना, इसका मास था m और इस पे से ऐसे रोप जा रही थी और यहाँ पे मास स्मॉल m टंगा हुआ था। ठीक है, अब ये भाई कुछ हाइट नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद में ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो इसके इस पॉइंट पे स्पीड पूछी गई थी, क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। अगेन बोला मैंने, सवाल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का था, पावर प्लेयर तो अपना एनर्जी कंजर्वेशन ही कर रहा है। ये अपना ये समझो इस मैच का हार्दिक पांड्या था। अब बस इस पे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए और इसके बारे में कमेंट भी ना करें, पढ़ाई की चीजों तक सीमित रखते चीजों को। ग्रेविटेशन पे अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसे मैं बोल सकता हूं कि बाकी सारे क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट था ना। डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि भाई एक बार इसमें मोमेंटम कंजर्व करना है, एक बार इस सवाल में हमें एनर्जी कंजर्व करनी है। इससे जस्ट पहले मैं बता चुका था जो वीडियो था उसमें कि ग्रेविटेशन से सवाल आएगा वो इसी तरह का आएगा कि यहां से सैटेलाइट को छोड़ दिया है, वो वहां पे ऑर्बिट में घूमने लग गया है और अब आपको कोई एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज पूछी जाएगी। एग्जैक्टली सेम सवाल आपको देखने को मिल गया, तो 4 नंबर हमारे यहां से मिल गए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मुझे कोई सवाल नहीं मिला, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई टाइम पीरियड का सवाल आ जाए, मुझे अच्छा लगेगा, है ना, डिजर्व करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, भाई अच्छा चैप्टर है। तो यहां से इजी मॉडरेट डिफिकल्ट चीजें हमने देख ली है। ठीक है, बच्चे के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। फिजिक्स का पेपर अच्छा खासा था, अच्छा खासा एज इन, मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कि इजी था, ये भी नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट डिफिकल्ट और मॉडरेट के बीच में था, मतलब कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मान के चलो फिजिक्स का 50% से ऊपर था, ऐसा समझो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से भाई अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जिसको पता है वो आराम से कर देगा। वेक्टर एडिशन था एक तरह से, 2 प्लेट थी ऐसी ऐसी, इसको सिग्मा चार्ज दिया हुआ है, इसको सिग्मा चार्ज डेंसिटी दी हुई है, दोनों 30 डिग्री पे थी। बीच वाले पॉइंट पे कहीं पे मुझे क्या पूछा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता। कैसे लिखेंगे भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक प्लेट के कारण, एक प्लेट के कारण यहां पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इसके कारण कितना होगा, यहां पे इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण क्या होता है बाहर की तरफ, और इसके कारण कहां होगा, यहां पे होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये होगा E2, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, ये अपने पास में ऑलमोस्ट 150 डिग्री, देख लेना निकाल के जो भी आ रहा है। तो E1 E2 को जोड़ना था और कुछ नहीं करना था वेक्टोरियली, मतलब E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos फाई। तो अगर आपको ये टफ लगता है तो मैं बोल देता हूं ये टफ था, इजी लगता है तो मैं बोल देता हूं इजी था, पर जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया हुआ है मुझे उम्मीद है उन्हें ये क्वेश्चन इजी ही लगा होगा। 4 नंबर मिल गए इलेक्ट्रोस्टैटिक से। आगे चलते हैं भाई कैपेसिटर पे। 5 तरह की प्रॉब्लम बताई थी कैपेसिटर में, और फिर बता रहा हूं जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए। क्या भाई, पहली है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जिससे इस बार भी सवाल पूछा गया था, डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम। दूसरी है अपनी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, डायरेक्ट कैपेसिटर्स लगे होंगे बहुत सारे, लैडर वैडर पढ़ा होगा आपने, और उसके अलावा सीरीज में और पैरेलल में जोड़ जाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ ली जाती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है अपनी प्लेट प्रॉब्लम, चार्ज कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां आ रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम अपनी आती है स्विचिंग प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोल रहा हूं कि एक्सपेक्ट करना स्विचिंग का सवाल जरूर आएगा आपको, ठीक है। इसमें नहीं आया शिफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारी शिफ्ट आपके पास बाकी है, उनमें देख लेना भाई, स्विचिंग का सवाल आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट प्रॉब्लम जो आपकी बच जाती है वो यही होती है कि फोर्स जो होता है डाइलेक्ट्रिक को पुल करने डालने में, है ना, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक, ये सारी चीजें, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का यहां से सवाल पूछा गया था जो कि काफी सही था, तो उसको मैं डिफिकल्ट में बोल देता हूं। वैसे बच्चों को पता है कि उतना ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, लेकिन फिर भी एक मैं खुद 12वीं का बच्चा बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैं पेपर देके आऊं, मुझे डिफिकल्ट लगता है ना। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से एक सवाल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक सवाल, ईएमआई से एक सवाल और अल्टरनेटिंग करंट से एक सवाल। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से कैसा सवाल भाई, चार्ज मूव कर रहा है कोई, मतलब ऐसे फ्लक्स वगैरह कुछ पूछा हुआ था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था कि कुछ पॉलीगन बनाया गया था इस तरह का, है ना, इनका दिया हुआ था, और इससे गुजरने वाला पॉलीगन नहीं, इस तरह का था कि कोऑर्डिनेट दिए हुए थे आपको, है ना, कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, तो उससे इस तरह का और इस तरह के 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं इन सारे पॉइंट्स के, है ना। तो इससे रेक्टेंगल टाइप कुछ बन रहा है, जो भी बन रहा है, जो शेप बन रही है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स मुझे निकालना था। तो ये वायर्स बन गई, ये लूप बन गया, कैसे भी आप इसको मानो, तो फ्लक्स तो आपको पता ही होता है, फाई इज टू बी डॉट ए होता है, ये चीज तो आपको पता ही है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पूछा गया था। सिमिलरली इसी टाइप का कोई सवाल
मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से पूछा गया था। ईएमआई से सवाल ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो मोशनल ईएमएफ का आएगा या फिर अपने पास में किसका आएगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका आ जाएगा। ठीक है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ की जनरली चर्चा की जाती है, तो उसी का सवाल यहाँ पे आया था जो कि ठीक ठाक था। मतलब ये तीनों जो पार्ट है यहाँ से एक एक सवाल डिजर्व करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। इनसे मैं सवाल बोलूंगा। कैपेसिटर से जो सवाल था वो ठीक ठाक था, मॉडरेट चलो उसको बोल देते, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात ही नहीं की। ये तो डिफिकल्ट था जो अपना सवाल था कैपेसिटर वाला। करंट का जो सवाल था भाई, सर्किट पे बहुत चर्चा की है हमने और मैंने रिव्यूज देखे तो बच्चों ने बहुत अच्छा बताया। आप एक बार जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, क्रैश कोर्स में डाउट नेट फिजिक्स जाके यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो क्रैश कोर्स आएगा, वहां पे करंट की वीडियो देख लेना। डेफिनेटली आपको जो भी सवाल दिया हुआ है वीडियो देखने के बाद इजी लगेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यहां से जो सवाल आए थे उनको आप मॉडरेट बोल सकते हो, हालांकि थोड़ी ज्योमेट्री वगैरह आपको यूज करनी पड़ेगी और हो जाएगा। ठीक है, यहां से जो सवाल आया था वो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस टाइप हो गया था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डैम्प्ड ऑसिलेशन का सवाल एलसीआर सर्किट का आ गया था। एलसीआर सर्किट हमने पढ़ा हुआ है लेकिन डैम्प्ड नहीं पढ़ा था, लेकिन डैम्प्ड में भी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन आपने पढ़ लिया होगा, तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। हम बढ़ेंगे आगे। यहां से आया था एक सवाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12th का पार्ट, जहां से 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर 7 सवाल आगे। क्लियर है? अब भाई आगे चल देते हैं। अब ऐसे चैप्टर जो हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, जिन पे इवन एडवांस लेवल तक के सवाल सॉल्व किए हुए हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल अपना वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग आया था जो कि काफी इजी टू मॉडरेट रख लेते हैं। इजी टू मॉडरेट मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में कहीं था ना, इजी भी नहीं बोलूंगा मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, वैसे इजी था। क्रैश कोर्स देखा होगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को, बट ये सबके लिए वीडियो है। एक सवाल यहां से आया था, साउंड से डॉपलर देखने को नहीं मिला, बीट्स देखने को नहीं मिला, ऑर्गन पाइप देखने को नहीं मिला। अब क्या बोले, इससे वाला सवाल बनता ही नहीं साउंड में, तो है ना। इक्वेशन भी कोई नहीं देखने को मिली। चलो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, अगले शिफ्ट में देख लेंगे, आ जाएगा। वेव ऑप्टिक्स काफी खतरनाक चैप्टर साबित हुआ। यहां से 2 क्वेश्चन आए, मतलब 8 नंबर का मैटर था सीधा सीधा। और 2 क्वेश्चन जो आए थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस थे। एक तो पोलराइजेशन से था, ठीक है, पोलराइजेशन से था, और एक क्वेश्चन आपका डिफ्रैक्शन से था। ठीक है, साउंड वेव में लिख रहा हूं मैं ये चीजें। वेव ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन थे वो एक तो पोलराइजेशन से था, ठीक है, और एक क्वेश्चन कहां से था, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपका था डिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब भाई पोलराइजेशन में क्या क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मेलस लॉ, उसके सवाल करवा रहा था मैं आपको, और बोला भी था कि भाई ये मल्लूज लॉ नहीं है, इसको मल्लूज लॉ मत समझना, ये है मेलस लॉ, पेपर में देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहां भी बोला था और मिल भी गया। तो 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए। रे ऑप्टिक्स ने बहुत ही मान के चलो कि अंडर परफॉर्म किया। 2 सवाल आ सकते थे, अच्छा टॉपिक था, लेकिन एक ही लेके आया। अब क्या करें, ले आया तो ले आया, हमें तो सॉल्व करना था। एक सवाल आया वो भी किसके ऊपर सोचो, किसके ऊपर, वो भी सवाल आप तो पेपर दे चुके हो, आपको पता होगा किसके ऊपर आया था। यह आपका माइक्रोस्कोप के ऊपर आया था, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के ऊपर शायद सवाल था। मतलब मान लो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर था। मतलब आपने जो चीजें इतनी सारी चीजें पढ़ते हो, स्लैब वगैरह, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, लेंसेज, हालांकि वहां भी यूज लेंस ही हो रहा है, थ्योरी लेंस की यूज होती है, लेकिन थ्योरिटिकल पार्ट था, इजी डेरिवेशन चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगेन ये सवाल जो आया है क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो चुका है। वेव ऑप्टिक्स के दोनों सवाल जो आए हैं क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सवाल आया है वो कंप्लीट कर चुका हूं मैं, मतलब ये चीज जो बता चुका हूं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, और उस पे थ्योरी पूरी आपको समझा चुका हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको सीधा सीधा सवाल मिला था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, मतलब ऐसा बोला गया था एक सरफेस पे आ रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, तो जितने फोटोन आ रहे हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। सेम सवाल मैं कर चुका था आपको, फोटोन फ्लक्स वगैरह जो जब पढ़ा रहा था वहां पे आपको बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर डिस्कस कराए थे। एटॉमिक फिजिक्स में भी काफी इजी ही क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था आपका सीधा सीधा हाइड्रोजन एटम के, मतलब कि किसी ऑर्बिट में घूम रहा है कोई, ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन, और उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी थी किसके प्रोपोर्शनल है, इस तरह से। न्यूक्लियर फिजिक्स गायब रहा, नहीं आया इस बार। सेमीकंडक्टर से एक सवाल आया। सेमीकंडक्टर में यहां पे मेरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मीनिंग है, जो कि देखा गया आपका सवाल लॉजिक गेट से, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। इवन हालांकि एडवांस में तो ये नहीं आता है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे होंगे तो आगे आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा लॉजिक गेट। डेफिनेटली कहीं भी चले जाओ पढ़ने को जरूर मिलेगा, वहां आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, इजीएस्ट बोल सकते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर, इस पूरे के पूरे पेपर का इजीएस्ट क्वेश्चन यही था लॉजिक गेट से। बिल्कुल नॉट गेट पूछा हुआ था, बस कौन सा है।
कम्युनिकेशन सिस्टम से अगेन कोई सवाल नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक सवाल जो कि बहुत ही इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन दी हुई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछी हुई थी। क्लियर। अब अपन आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। इस पूरी की पूरी पेपर की कहानी में जो एक अच्छे बैट्समैन का किरदार निभाया वो निभाया था वर्क पावर एनर्जी ने। बहुत जगह पे उसने अपनी परफॉर्मेंस दी, बहुत जगह पे यूज हुआ, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सिर्फ अपना थर्मोडायनेमिक्स कर पाया। 3 सवाल अकेले ले गया। 3 सवाल का मतलब सोचते हो 12 नंबर। तो मतलब यह है कि इन पे नजर रखनी है। हो सकता है कि इस बार ये दोनों भाई खाली बैठे हैं ना, यहां से सवाल पूछ लिया जाए। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक अपना एडियाबैटिक प्रोसेस का सीधा सीधा डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया, वर्क डन का पूछ लिया था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अपना शायद एडियाबैटिक प्रोसेस का था, एक क्वेश्चन वर्क डन का था और एक क्वेश्चन गामा का था। मतलब कि 2 गैसेस का मिक्सचर था, CP/CV एक गैस के लिए और CP/CV दूसरी गैस के लिए दिया हुआ था। दोनों गैसेस के लिए दोनों को मिक्स करते हैं तो गामा मिक्सचर पूछा हुआ था। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल था, ठीक ठाक सवाल था। ये दोनों भाई नहीं आए पेपर में, कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाते पेपर में, लेकिन हमारी तो मजबूरी थी, हमें अच्छे कॉलेज में जाना, इसलिए हमें जाना पड़ा पेपर में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से एक सवाल आया था जिसकी ऐसी कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी कि आप ना ही पढ़े तो भी ना हो पाएगा। बहुत इजी सवाल था। सेम टाइप की प्रॉपर्टी हम हीट में भी पढ़ चुके थे, मतलब कि एक्सपांशन का आया था। कौन सा सवाल आया था? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का। ठीक है, अरे मुझे तो पूरा पेपर याद हो गया, इतनी से मजा ही आ गया तो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि चीजें समझने के लिए बहुत आसान है। हर चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। जो चैप्टर नहीं आए हैं वो भी आ सकते हैं। पहली बात तो ये है, ये आइडिया था आप लोगों के लिए क्या क्या आपके पेपर में आया, कहां से कितना आया, आगे वाले बच्चों को किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली अभी बता रहा हूं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, जो डायनामिक्स जहां आ रहा है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, ये 3 चैप्टर आपको ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस दे देंगे। 10 नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चन समझ, चलो मिनिमम 8 भी मान रहे हो तो फिजिक्स में 32 नंबर तो ये 3 डायनामिक्स जो हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स और अपना, ठीक है, तो ये आपको पूरा 8 क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर का मामला पकड़ा देंगे। उसके अलावा आपकी मर्जी है, वेव्स पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, 50-60 नंबर ले आओगे, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, अच्छे एनआईटी के लिए अपनी सिक्योर कर लोगे सीट। ठीक है, तो ये तो था अपना फिजिक्स का एनालिसिस। एक बार कमेंट सेक्शन में मैं जरूर वेलकम करना चाहूंगा अपने उन बच्चों का जिन्होंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, क्रैश कोर्स से लिया है और पेपर में वो शायद अच्छा परफॉर्म करके आए होंगे। तो अपने व्यूज और अपने रिव्यूज जरूर बताएं कमेंट में कि कैसा लगा आपको क्रैश कोर्स, और उसके बेसिस पे यहाँ पे कितना कुछ देखने को मिला। और जिन बच्चों का आगे पेपर आने वाला है उन्हें बहुत सारा ऑल द बेस्ट और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और बताएं अपने दोस्तों को कि भाई ये आया था पेपर में, देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।